पेंशन जैसी बुनियादी सुविधाएं मिली है। उन गरीबों के जीवन की बहुत बड़ी चिंता कम हुई है। ये योजनाएं उनके लिए बड़ा संबल बनी है। इसी कोरोना काल में पिछले कई महीनों से 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर सरकार 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है। अभी कल ही हमने इस योजना को अगले मार्च महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कहते हैं सिटीजन्स, men and women equally have the right to an adequate means of livelihood। वो इसी भावना का ही तो प्रतिबिंब है। आप सभी ये मानेंगे कि जब देश का सामान्य मानवी, देश का गरीब विकास की मुख्य धारा से जुड़ता है, जब उसे इक्वलिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। जब रेहड़ी, ठेले, पटरी वाले भी बैंक क्रेडिट की व्यवस्था से जुड़ता है, तो उसको राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का एहसास होता है। जब दिव्यांगों को उनको ध्यान में रखते हुए पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दूसरी सुविधाओं का निर्माण होता है, जब उन्हें आजादी के 70 साल बाद पहली बार कॉमन साइन लैंग्वेज मिलती है, तो उनमें आत्मविश्वास जगता है। जब ट्रांसजेंडर को कानूनी संरक्षण मिलता है, ट्रांसजेंडर को पद्म पुरस्कार मिलते हैं, तो उनकी भी समाज पर, संविधान पर आस्था और मजबूत होती है। जब 3 तलाक जैसी कुरीति के विरुद्ध कड़ा कानून बनता है, तो उन बहन बेटियों का संविधान पर भरोसा और सशक्त होता है, जो हर तरह से नाउम्मीद हो चुकी थी। महानुभाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण है। संविधान के लिए समर्पित सरकार विकास में भेद नहीं करती, और ये हमने करके दिखाया है। आज गरीब से गरीब को भी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक वही एक्सेस मिल रहा है जो कभी साधन संपन्न लोगों तक सीमित था। आज लद्दाख, अंडमान और निकोबार, नॉर्थ ईस्ट के विकास, इन सभी क्षेत्रों पर देश का उतना ही फोकस है जितना दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों पर है। लेकिन इन सब के बीच मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। आपने भी जरूर अनुभव किया होगा कि जब सरकार किसी एक वर्ग के लिए, किसी एक छोटे से टुकड़े के लिए कुछ करती है, तो बड़ी उदारवादी कहलाती है। उसकी बड़ी प्रशंसा होती है कि उनके लिए कुछ किया। लेकिन मैं हैरान हूं, कभी कभी हम देखते हैं कोई सरकार एकाध राज्य के लिए कुछ कर ले, कुछ राज्य की भलाई का कोई काम करते हैं, तो भी वाहवाही हो जाती है। लेकिन जब सरकार सबके लिए करती है, हर नागरिक के लिए करती है, हर राज्य के लिए करती है, तो उसे उतना महत्व नहीं दिया जाता जिसका कभी कभी उसका जिक्र तक नहीं होता है। सरकार की योजनाओं से कैसे हर वर्ग का, हर राज्य का समान रूप से भला हो रहा है, इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है।
पिछले 7 वर्षों में हमने बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के विकास के हर व्यक्ति, हर वर्ग और देश के हर कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस साल 15 अगस्त को मैंने गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं के सैचुरेशन की बात कही और इसके लिए हम मिशन मोड पर जुटे भी हैं। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, इस मंत्र को लेकर के कार्य करने का हमारा प्रयास है। आज इससे देश की तस्वीर कैसे बदली है, ये हमें हाल के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में भी दिखाई देता है। इस रिपोर्ट के बहुत से तथ्य इस बात को सिद्ध करते हैं कि जब नेक नियत के साथ काम किया जाए, सही दिशा में आगे बढ़ा जाए और सारी शक्ति जुटाकर लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए तो सुखद परिणाम अवश्य आते हैं। जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो पुरुषों की तुलना में बेटियों की संख्या बढ़ रही है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में डिलीवरी की ज्यादा अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इस वजह से माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर पर कम हो रही है। और भी बहुत सारे इंडिकेटर ऐसे हैं जिस पर हम एक देश के रूप में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन सभी इंडिकेटर्स में हर परसेंटेज पॉइंट की बढ़ोतरी सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों को मिल रहे उनके हक का प्रमाण है। ये बहुत आवश्यक है कि जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं का पूरा लाभ लोगों को मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं समय पर पूरी हो। किसी भी कारण से हुई अनावश्यक देरी नागरिक को उसके हक से वंचित रखती है। मैं गुजरात का रहने वाला हूं तो मैं सरदार सरोवर डैम का उदाहरण देना चाहता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मां नर्मदा पर इस तरह के डैम का सपना देखा था। पंडित नेहरू ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन ये परियोजना दशकों तक अपप्रचार में फंसी रही, पर्यावरण के नाम पर चले आंदोलन में फंसी रही, न्यायालय तक इसमें निर्णय लेने में हिचकिचाते रहे। वर्ल्ड बैंक ने भी इसके लिए पैसे देने से मना कर दिया था, लेकिन उसी नर्मदा के पानी से कच्छ में जो विकास हुआ, विकास का कार्य हुआ, आज हिंदुस्तान के तेज गति से आगे बढ़ रहे डिस्ट्रिक्ट में कच्छ जिला है। कच्छ को इस एक प्रकार के रेगिस्तान जैसा इलाका, तेज गति से विकसित होने वाले क्षेत्रों में उसकी जगह बन गई। कभी रेगिस्तान के रूप में जाने जाने वाला कच्छ, पलायन के लिए पहचान जाने वाला कच्छ, आज एग्रो एक्सपोर्ट की वजह से अपनी पहचान बना रहा है। इससे बड़ा ग्रीन अवार्ड और क्या हो सकता है। माननीय भारत के लिए और विश्व के अनेक देशों के लिए, हमारी अनेक पीढ़ियों के लिए उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद की बेड़ियों में जकड़े हुए जीना एक मजबूरी थी। भारत की आजादी के समय से पूरे विश्व में एक पोस्ट कॉलोनियल कालखंड की शुरुआत हुई, अनेकों देश आजाद हुए। आज पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो प्रकट रूप से किसी अन्य देश के उपनिवेश के रूप में एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उपनिवेशवादी मानसिकता, कॉलोनियल माइंडसेट समाप्त हो गया है। हम देख रहे हैं कि हम मानसिकता अनेक विकृतियों को जन्म दे रही है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हमें विकासशील देशों की विकास यात्राओं में आ रही बाधाओं में दिखाई देता है।
जिन साधनों से, जिन मार्गों पर चलते हुए विकसित विश्व आज के मुकाम पर पहुंचा है, आज वही साधन, वही मार्ग विकासशील देशों के लिए बंद करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। पिछले दशकों में इसके लिए अलग अलग प्रकार की शब्दावली का जाल रचाया जाता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहा है, विकासशील देशों की प्रगति को रोकना। आजकल हम देखते हैं कि पर्यावरण के विषय को भी इसी काम के लिए हाईजैक करने का प्रयास हो रहा है। कुछ सप्ताह पहले हमने COP26 समिट में इसका जीवंत उदाहरण देखा है। अगर एब्सोल्यूट क्यूमुलेटिव एमिशंस की बात करें तो विकसित देशों ने मिलकर 1850 से अब तक 1815 से अब तक भारत से 15 गुना अधिक उत्सर्जन किया है। अगर हम पर कैपिटा बेसिस की बात करें तो भी विकसित देशों ने भारत के मुकाबले 15 गुना अधिक उत्सर्जन किया है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने मिलकर भारत की तुलना में 11 गुना अधिक एब्सोल्यूट क्यूमुलेटिव एमिशन किया है। इसमें भी पर कैपिटा बेसिस को आधार बनाए तो अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भारत की तुलना में 20 गुना अधिक उत्सर्जन किया है। फिर भी आज, और हमें गर्व है, भारत जिसकी सभ्यता और संस्कृति में ही प्रकृति के साथ जीने की प्रवृत्ति है, जहां पत्थरों में, पेड़ों में, प्रकृति के कण कण में, जहां पौधे में भी परमात्मा देखा जाता है, उसका स्वरूप देखा जाता है, जहां धरती को मां के रूप में पूजा जाता है, उस भारत को पर्यावरण संरक्षण के उपदेश सुनाए जाते हैं। और हमारे लिए ये मूल्य सिर्फ किताबी नहीं है, किताबी बातें नहीं है। आज भारत में लायन, टाइगर, डॉल्फिन आदि की संख्या और अनेक प्रकार की बायोडायवर्सिटी के मानकों में लगातार सुधार हो रहा है। भारत में वन क्षेत्र बढ़ रहा है। भारत में डिग्रेडेड लैंड का सुधार हो रहा है। गाड़ियों के ईंधन के मानकों को हमने स्वेच्छा से बढ़ाया है। हर प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी, उस क्षेत्र में हम विश्व के अग्रणी देशों में हैं। और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले प्राप्त करने की ओर अग्रसर अगर कोई है तो एकमात्र हिंदुस्तान है। G20 देशों के समूह में अच्छे से अच्छा काम करने वाला कोई देश है, दुनिया ने माना है, वो हिंदुस्तान है। और फिर भी ऐसे भारत पर पर्यावरण के नाम पर भांति भांति के दबाव बनाए जाते हैं। यह सब उपनिवेशवाद मानसिकता का ही परिणाम है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में भी ऐसी ही मानसिकता के चलते अपने ही देश के विकास में रोड़े अटकाए जाते हैं। कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, तो कभी किसी और चीज का सहारा लेकर।